बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स ई-कैट द स्ट्रेट लाइन के टॉपिक के एक और लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अब तक के तमाम टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर ली है बेटा। और अगर प्रैक्टिस नहीं की है मेरे लेक्चर नंबर 5 तक की तो इस वीडियो को यहीं पर रोक दीजिए, पोर्टल में जाएं, मेरे पुराने लेक्चर को सुने, आप उसकी प्रैक्टिस कर लें। क्योंकि अगर आपने अभी तक कोई भी लेक्चर मेरा मिस कर दिया स्ट्रेट लाइन का तो बेटे आज का ये टॉपिक आपको हरगिज़ भी समझ आने वाला नहीं है। हमने चैप्टर नंबर 2 में स्ट्रेट लाइन में स्लोप्स की बात की है, हम काम कर चुके हैं। हमने वहाँ पर रेशो थ्योरम की बात की है, हमने रेशोज़ की बात की है। कुछ वही पुराने कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पर शामिल करेंगे, कुछ नई चीज़ें हम यहाँ पर शामिल करेंगे कि इक्वेशंस कैसे फाइंड करते हैं। पुरानी चीज़ों और नई चीज़ों से मुराद क्या है, पहले मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। बेटा पहले हमने स्लोप फाइंड करना सीखा कि हम किसी भी लाइन की इक्वेशन से स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, और हमने ये देखा कि किसी भी दो पॉइंट की मदद से हम स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। अब जो हम काम करेंगे, स्लोप हमारे पास मौजूद होगा, पॉइंट्स हमारे पास मौजूद होंगे। अब देखना ये पड़ेगा कि उस स्लोप की मदद से हम पैरेलल लाइंस की इक्वेशन कैसे फाइंड करें, उस स्लोप की मदद से हम परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन कैसे फाइंड करें, उस स्लोप की मदद से हम किसी अननोन वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड करें। फिर हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा कि हमारे पास दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना होता था। अभी हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि किसी भी पॉइंट से लेकर किसी भी लाइन तक का डिस्टेंस क्या होता है। हमने पिछले लेक्चर में रेशो के हवाले से बात करी, वहाँ पर हमने देखा कि पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या होता है, कोई पॉइंट किसी दो पॉइंट से बनने वाली एक लाइन को कितने रेशो में कट कर सकता है, हमने वो फाइंड किया। फिर हमने ये देखा कि अगर रेशो गिवन हो तो उस पॉइंट की वैल्यू कैसे फाइंड की जा सकती है जिसने उस लाइन को कट किया। अगर आप गौर से बोर्ड पर देखें तो बेटा ऐसा ही कुछ सिलसिला यहाँ पर लिखा है, कह रहे हैं फाइंड द रेशो इन विच द लाइन दिस लाइन डिवाइड्स दिस जॉइन इन व्हाट रेशोज़, कितने रेशो में इस लाइन ने इन दोनों पॉइंट से बनने वाली एक लाइन को डिवाइड किया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक रफ डायग्राम बनाता हूँ। मिसाल के तौर पर ये दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक है 3 और -1 और एक हमारे पास पॉइंट है बेटा 8 और 9। मैंने रफली बना लिए हैं, ठीक है, इसलिए कोई डायग्राम पर ना जाए क्योंकि आपने एग्ज़ाम में डायग्राम नहीं बनानी। एक पॉइंट है हमारे पास 3 और -1, एक पॉइंट है हमारे पास 8 और 9, ठीक है भाई। हमने करना क्या है, एक और लाइन है जिसकी इक्वेशन है y - x + 2। सपोज कर लेते हैं ये वो एक लाइन है जिसकी इक्वेशन हमारे पास गिवन है। इस L1 लाइन को इस L2 लाइन ने जब इस पॉइंट P(x, y) पर सपोज करें कट किया तो ये कह रहे हैं कि ये बताएं बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेशो और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितने रेशो यानी m1 रेशो m2 में कैसे कट किया। तो अगर हम इसके ट्रेडिशनल मेथड पे चले जाएंगे जो कि आपने अपने रेगुलर क्लासेस में इंटरमीडिएट में सीखा है, तो बेटा आप ये जानते हैं तकरीबन कम अज़ कम भी एक पेज का मेथड है। लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम इसकी कुछ ट्रिक्स देख सकें, हम इसकी कोई टेक्निक सीख सकें। तो सबसे पहले तो आप टेक्निक से पहले बेटे जो भी इक्वेशन दी जाएगी, चाहे वो ये इक्वेशन हो, चाहे वो ये इक्वेशन हो, चाहे वो ये इक्वेशन हो, बेटे ये होनी चाहिए जनरल फॉर्म में। किसी भी इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax + by + c। मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि अगर किसी लाइन ने दो पॉइंट से बनने वाले जॉइन को कुछ रेशो में कट कर दिया है तो वो हम एक शॉर्ट ट्रिक से बहुत ही कम टाइम में हार्डली 15 to 20 सेकेंड्स में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम उस हवाले से बात करेंगे। लेकिन उसके लिए पहला सिलसिला क्या है बेटा, इक्वेशन होनी चाहिए किस फॉर्म में, जनरल फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन होनी चाहिए। अगर इक्वेशन जनरल फॉर्म में नहीं है तो जो मैं प्रोसीजर सिखा रहा हूँ बेटा वो एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप MCQs नंबर 2 और MCQs नंबर 3 में देखें तो इक्वेशन जनरल फॉर्म में पहले से हैं, ये आप लोग सॉल्व करेंगे। मैं एक ऐसा सवाल करवा रहा हूँ जिसमें इक्वेशन जनरल फॉर्म में मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा बेटा, इस इक्वेशन को पूरी की पूरी इक्वेशन को वहाँ लेके चले जाऊँगा, ये हो जाएगा x - y - 2 = 0। और फिर हमें करना क्या है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत आसान सा हमें काम करना है कि अगर हमें स्लोप फाइंड करना है तो हम एक अपॉन बनाएंगे वैल्यू और करेंगे क्या, जो भी हमारे पास ये इक्वेशन है इसमें एक एक करके ये x की वैल्यू है बेटा, ये y की वैल्यू है हमारे पास, हम ऊपर x की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें और अपॉन में इसमें क्या पुट कर देंगे, y की वैल्यू। और इन सब के बाहर यहाँ पर लगेगा बेटा माइनस का साइन। इसका मतलब ये हो गया x का मतलब है 3, तो यहाँ पर आएगा बेटा 3, फिर माइनस की जगह पर माइनस, y का -1 है तो कितना हो जाएगा बेटा +1, फिर हमारे पास है -2। इसी तरीके से इस ही इक्वेशन के अंदर जहां हमने x पुट किया है वहां पर हम क्या पुट कर लेंगे बेटा, y पुट कर देंगे अपॉन में। तो ये क्या हो जाएगा भाई
ठीक है भाई, गौर से देखिएगा मैं आपको क्या कह रहा हूँ। हमने इस इक्वेशन के अंदर जब हमने ये पहला पॉइंट पुट कर लिया x की जगह पर 3 और y की जगह पर -1, अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास एक और पॉइंट है। हमने अपॉन में क्या करना है बेटा, दूसरे पॉइंट को पुट कर देना। तो x की जगह पर आएगा 8, माइनस की जगह पर आएगा माइनस, y की जगह पर आएगा 9 और -2 की जगह पर क्या आ जाएगा बेटा, -2। अब आप कहेंगे कि सर ये हमें कैलकुलेशन ही तो करनी है। तो बेटे मैं समझा रहा हूँ इसलिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ। आप जब ये सॉल्व कर लेंगे तो आप देखिएगा इन दोनों का आंसर आप हार्डली 10 से 15 सेकंड में फाइंड कर लेंगे। अगर आप इनको ऐड करवा लें आपस में तो गौर से देखिएगा, ये हो जाएगा 3 + 1 4, 4 - 2 दैट इज़ 2, और ये माइनस का साइन बाहर ही हो गया -2, 8 - 9 -1 और ये -2, ये कितना हो जाएगा भाई, -3। आप इसको कैंसिल करेंगे ना तो m1 रेशो m2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2:3। m1 रेशो m2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है बेटा, 2:3 आप लोगों के पास हमारी वैल्यू आ गई है। तो है ना बेटा, बहुत आसान सा हमारा एक तरीक़ेकार। हम एक और ट्राई कर लेते हैं। हमारे पास 3 ऐसे लिखे हुए सवाल, एक और मैं करवा देता हूँ। जैसे आप गौर से देखें बेटा, तो हमारे पास इक्वेशन है 2x - 3y, ये आ गई हमारे पास 2x - 3y + 4 = 0। तो स्लोप में पहले तो आएगा भाई माइनस, ये तो बाहर माइनस आ गया, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। 2x का मतलब, x का मतलब है पहले 1, y का मतलब है 0, 2 1 = 2, 3 0 = 0 और ये आ गया बेटा +4 डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब दूसरा वाला पॉइंट वो कि हमारे पास क्या है 5 और 7, तो हम क्या करेंगे 2 5 = 10 -3 7 = 21 और ये कितना हो गया बेटा +4। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आपके पास यहाँ से स्लोप का आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 6/समथिंग, जो भी यहाँ से आंसर आ रहा है 6/7 आंसर आ जाएगा बेटे। इसका मतलब ये हुआ कि आपका m1 रेशो m2 कितना आ गया है हमारे पास, ये भी क्या है हमारा m1 रेशो m2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है बेटा 6/7। तो ये जो तीसरा वाला पार्ट है ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों ने खुद से ट्राई करना है इसी ट्रिक के साथ। आप चाहें तो इसकी पिक्चर क्लिक कर लें ताकि बेटा मैं इसको मिटा के अगले टॉपिक पे चले जाऊँ। ठीक है भाई, तो आप ज़रा देखें काम कैसे होगा। MCQ नंबर 4 में आपसे क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि भाई फॉलोइंग लाइंस आर, लाइंस का नेचर बताना है। और मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में जिक्र किया था कि लाइंस का जो नेचर है उससे क्या मुराद होती है। उसका मतलब ये होता है कि आप बताएं पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, कोइंसिडेंट हैं या इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं है। MCQs आते हैं आप लोगों के टेस्ट में कि ये बताएं लाइन पैरेलल्स हैं, लाइन परपेंडिकुलर हैं, लाइन कोइंसिडेंट हैं, और चौथा आपका ऑप्शन आता है नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। और फिर हमने ये देखा है कि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं भाई। अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप्स एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि m1 बराबर होता है -1/m2 के और m2 बराबर होता है -1/m1 के। तो हम इनके स्लोप फाइंड कर लेते हैं। और आप स्लोप का फॉर्मूला भी जानते हैं, मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ बेटे। स्लोप का फॉर्मूला आप जानते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, या ये कह लें कि -a/b, क्योंकि x का कोएफिशिएंट a होता है, y का कोएफिशिएंट b होता है। तो आपको कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना, सिर्फ आपने दोनों के स्लोप फाइंड करने। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके पहले वाले पार्ट के यानी क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, 5x - 3y। तो इसके m1 का स्लोप आएगा बेटा 5/3, ठीक है। ये होता है -5 और यहाँ से होगा -3, ठीक है ना भाई। ये होगा -5 और हमारे पास क्या होगा -3। अच्छा बेटा, तो हम क्या बात कर रहे थे कि हमारे पास अगर हम इस पहली लाइन का स्लोप फाइंड करें तो हमारे पास कितना आ गया है 5/3। ये होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5/3 आ गया। अगर मैं दूसरी लाइन के स्लोप की बात करता हूँ तो ये है बेटा मेरे पास m2, ठीक है। ये आ जाएगा 10/6। 10/6 का मतलब होता है फिर से 5/3। इसका मतलब m1 और m2 की वैल्यू एक आ गई, वो क्या है बेटा 5/3। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली दो लाइंस आपस में क्या हैं बेटा, पैरेलल हैं। ये दो लाइंस आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं कि सर ये वाली दो लाइंस आपस में क्या हैं, तो आपको देख के नज़र आ रहा होगा ये परपेंडिकुलर है। सर y परपेंडिकुलर, और से देखते हैं। पहले मैं इसका स्लोप फाइंड करता हूँ। सर इसका क्या काम होता है, ये c का
सी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट चाहे कुछ भी हो, दुनिया का कोई भी नंबर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं 5वें वाले पार्ट की बात करूं तो इसका स्लोप आएगा m1 का, आप सब जानते हैं 3/4। अब आप में से किसी को अगर ये प्रॉब्लम हो रही है ना 3/4 कैसे हो रहा है, तो बेटा उसको ये एहसास होना चाहिए कि शायद उसने प्रैक्टिस नहीं की अभी तक मेरी पढ़ाई हुई चीज़ों की। तो आप अगर मैं लेक्चर सुन चुके हैं तो बेटे आप लोगों को ये तो डायरेक्ट आना चाहिए, मुझे ये सब करवाने की कोई ज़रूरत पेश नहीं आनी चाहिए। फिर भी बहरहाल एक नया टॉपिक है, दो इक्वेशंस को एक साथ पढ़ रहे हैं, नेचर हम पहली मरतबा पढ़ रहे हैं तो आपको मैं सिखा रहा हूँ। अच्छा जी देखें भाई 3/4 आ गया, दूसरे वाले का देखते हैं हम m2 का, ये कितना हो जाएगा बेटा -8/6। -8/6 का मतलब 2 3s are 2 4s are, यानी कि m2 का स्लोप आया -4/3। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या आ गए, नेगेटिव रेसिप्रोकल्स। और जब नेगेटिव रेसिप्रोकल्स होते हैं तो लाइंस क्या होती हैं, लाइंस आर परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये वाली लाइंस आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। फिर छठे वाले पार्ट में अगर हम बात करें तो गौर से अगर हम देखें ना, दोनों के कोएफिशिएंट्स को अगर देखें तो ना ही ये आपस में पैरेलल बनाते हैं, ना ही ये आपस में परपेंडिकुलर बना रहे हैं, ना ही ये आपस में पैरेलल बना रहे हैं और ना ही ये आपस में परपेंडिकुलर बना रहे हैं। अगर हम सातवें को देखें तो ये मेरे ख्याल में 2x - y या 2x + y है, चाहे माइनस का y हो चाहे प्लस का y हो, तब भी इन दोनों के साथ आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहा। अगर दोनों के स्लोप्स बराबर नहीं हैं तो नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, दोनों के स्लोप्स नेगेटिव रेसिप्रोकल नहीं है तब भी हमारे पास कंडीशन सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल पैरेलल नहीं है परपेंडिकुलर है, यानी कि स्लोप्स बराबर नहीं है, नेगेटिव रेसिप्रोकल है तो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। भाई पैरेलल भी नहीं है परपेंडिकुलर भी नहीं है, तो आप क्या कह देंगे उसको बेटा, हम ये कहेंगे नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। ये हो गई हमारी MCQs नंबर 7 तक की बात। होपफुली आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। ज़रा मजीद देखते हैं इस चैप्टर में हमसे और क्या कह रहे हैं। अच्छा भाई, तो हम मजीद आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं क्या हमसे बात हो रही है। कह रहे हैं फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ द लाइंस। तो सबसे पहले तो हम एंगल का फॉर्मूला देखेंगे। भाई एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट थीटा बराबर होता है बेटा m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2, या हम ये कह रहे हैं कि थीटा बराबर होता है, ये टेंजेंट को वहाँ ले जाएं, ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2। तो अगर मैं बात करूं एंगल फाइंड आउट करने की, तो बेटा मुझे पता है मुझे m1 m2 चाहिए, स्लोप चाहिए होंगे। और अभी मैंने जो पिछला आपको काम सिखाया वो सिखाया इसलिए था कि बेटे ये काम आएगा, स्लोप निकालने पड़ेंगे। तो m1 और m2 का स्लोप फाइंड करते हैं। जब हम यहाँ से m1 का स्लोप फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा -3। जब हम यहाँ से m2 का स्लोप फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना -1/2। वहाँ से कितना आ गया बेटा -3 और यहाँ से कितना आ गया -1/2। और फिर ये फॉर्मूले का यूजेज आपको आता है, आप उठा के उसमें पुट कर दें कि भाई हमारे पास फॉर्मूला है थीटा बराबर है टेंजेंट इनवर्स, और ये पूरा फॉर्मूला m2 - m1। तो मैं लिख रहा हूँ थीटा बराबर है टेंजेंट इनवर्स m2 - m1। m2 - m1 का मतलब है -1/2 + 3 डिवाइडेड बाय 1 + m1 और m2। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स समथिंग, जो भी वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल टेंजेंट इनवर्स 1 आ जाता है, टेंजेंट इनवर्स √3 आ जाता है, या टेंजेंट इनवर्स √3 आ जाता है, या 1/√3 कुछ भी एंगल आ जाता है। आप उसको, मैंने आप लोगों को पिछली क्लासेस में ये भी कहा हुआ है कि बेटे आपको याद होना चाहिए टेंजेंट 30 कितना होता है, टेंजेंट 60 कितना होता है, टेंजेंट 90 कितना होता है, टेंजेंट 120 क्या होता है, टेंजेंट 150 क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग बहुत तफसील से पढ़ चुके हैं, बाकायदा तौर पर आप लोगों को पूरे पोर्शन में पढ़ाया गया है कि ट्रिग्नोमेट्री के दो एंगल्स के आपस में पेयर कैसे बनते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पर्टिकुलर एंगल्स। तो लिहाजा आप लोगों को ये वाला काम आना चाहिए। अच्छा, मैं ये मुकम्मल क्यों नहीं करवा रहा, क्योंकि मैं इनमें से कोई एक सवाल मुकम्मल सॉल्व करवा दूंगा। आप ये देखें इसकी इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में, इनमें अंडर रूट्स हैं, तो वो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। मैं इनमें से कोई एक आध पार्ट आप लोगों को सॉल्व करवा देता हूँ। अब अगर आप क्लास में मेरे सामने मौजूद होते और मैं पूछता कि सर बेटा कौन सा मैं पार्ट सॉल्व करवाऊँ, 9 वाला कि 10 वाला, तो आप कहते हैं सर 10 वाला करवा दो। क्यों सर, इसमें ना बड़े बड़े रूट्स हैं। अब बड़े रूट से क्या फ़र्क पड़ता है, 10 वाला 9 के मुकाबले में ज़्यादा आसान है। ठीक है भाई, 10 वाला 9 के मुकाबले में ज़्यादा आसान है। पहले हम दोनों के स्लोप्स निकाल लेते हैं, ज़रा देखते हैं इसका स्लोप क्या आएगा। अगर हम m1 के स्लोप की बात करें तो ये आएगा -1/√3,
और अगर हम m2 की बात करते हैं तो ये आएगा √3। गौर से देखना, मैं आपको जो जुगाड़ सिखा रहा हूँ ना, मैं बोल क्या रहा हूँ। मैंने m1 का स्लोप फाइंड करा, आया -1/√3। मैंने m2 का स्लोप फाइंड करा, कितना आया भाई? √3। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? सर ये तो नेगेटिव रेसिप्रोकल है, और जब नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं तो एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। मतलब लाइंस क्या होती हैं? परपेंडिकुलर। तो आपने क्या करना है? थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 90, और जब आप टेंजेंट इनवर्स 90 फाइंड करेंगे ना तो ये कितना आ जाएगा? सॉरी, आप जब इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे ना, इन्वर्स, तो हमारे पास एंगल कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। सॉरी, इन्फिनिटी से हमारे पास एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। जब आप इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे ना, नेगेटिव रेसिप्रोकल का मतलब हो गया 90, और टेंजेंट इनवर्स 90 इन्फिनिटी, टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है? 90। तो जब इन्फिनिटी आएगा तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा? इसका एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। अब गौर से अगर हम देखें कि सर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना ज़रूरी है क्या, तो मेरे बच्चों इस सवाल के अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है ही नहीं। उसकी वजह है मैंने ये पूछा ही नहीं है कि लाइन की नेचर क्या है, मैं तो आपसे कह रहा हूँ एंगल बताएं। तो जैसे ही नेगेटिव रेसिप्रोकल आया तो एंगल तो ऑटोमेटिकली 90 आ गया, तो आपको ये वाला काम करने की ज़रूरत है ही नहीं। अब हम आ जाते हैं 10 वाले पार्ट के ऊपर। अगर मैं कहूँ कि भाई m1 का स्लोप बताएं, तो m1 का स्लोप है अच्छा पहले तो आप इसको अरेंज करें, इस y को वहाँ लेके चले जाएंगे तो ये y क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये हो जाएगा m1 का स्लोप हो जाएगा -2 √3 अपॉन -1, ठीक है ना। और जब आप यहाँ से m2 सॉल्व करेंगे तो फिर इस y को वहाँ पर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा -2 + √3 अपॉन -1। माइनस से माइनस कैंसिल, और फिर आप उसको उठाकर कहाँ पुट कर देंगे? टेंजेंट थीटा के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। m2 - m1 का मतलब 2 + √3 -2 - √3 और अपॉन वही 1 प्लस ये ब्रैकेट आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास एंगल आ जाएगा। जहाँ तक मुझे याद है इसका एंगल आएगा बेटा 60 डिग्री। अब आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि सर वो आपने आज वो नहीं लिखे हुए ABCD करके ऑप्शन, तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि हमेशा आप लोगों के साथ कौन बनेगा करोड़पति या करोड़ों में खेल खेला जाए। तो आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि बेटे बगैर किसी ऑप्शन के आपको आंसर मालूम होना चाहिए। आप ऑप्शन के मोहताज ना हो कि उसमें से ढूंढ रहे हैं इसमें से कौन सा हो सकता है। अगर आपको काम करना आता है तो फिर ढूंढने की क्या ज़रूरत, आप काम कर लें और उसमें से जो वो आप फाइंड कर लें आपका आंसर, उसको आप टिक कर दें ताकि आप 100% श्योर हों कि आपने जो काम किया वो बिल्कुल दुरुस्त है। ये तो हो गई हमारी एंगल की बात। अगर मैं MCQ नंबर 11 को देखूँ गौर से, तो उसमें क्या लिखा हुआ है बेटे? लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू दिस। मैं ये नहीं मिटा रहा ताकि आपके पास ये लिखा रहा, मैं इस पोर्शन में MCQ नंबर 11 12 सॉल्व करवा रहा हूँ। ध्यान से देखें, हम बात करें किसकी? 11 वाले की। कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू। अच्छा, ईच ऑफ द फॉलोइंग तो नहीं, ईच ऑफ द फॉलोइंग से मुराद एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक आध पार्ट शायद आगे और होगा। हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे पॉइंट कितना है, यानी कि हमारे पास x1 y1 या xy की वैल्यू है 3 और -4। हमें एक ऐसी इक्वेशन की लाइन फाइंड करनी है जिसकी जो इसके पैरेलल है। सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ भाई L1 की इक्वेशन है 2x + 3y + 4 = 0। मैं कल भी पिछले लेक्चर में भी आप लोगों से यही कह रहा था, आज भी आप सोचेंगे सर ये तो 1 मिनट ले लेगा। नहीं मेरा बेटा, ये 1 मिनट नहीं लेगा। मैं क्योंकि आप लोगों को पहली मरतबा ये टॉपिक सिखा रहा हूँ इसलिए मुझे चीज़ें लिखनी पड़ रही हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया बोर्ड पर। जब आप काम करेंगे आपको क्या काम करना, गौर से देखें। x1 y1 आपके पास पहले से है, आपने स्लोप फाइंड करके ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, y - y1 = mx - x1। अब अगर आपके जहन में ये चीज़ भी नहीं है ना, तो फिर बेटा इन्ना लिल्ला पढ़ लीजिए अपने एप्टीट्यूड की, कुछ भी नहीं हो सकता। सारा का सारा काम दिमाग के अंदर सॉल्व करना है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। वहाँ 2-2 पेज का आंसर थोड़ी लिखने बैठ जाएंगे। अगर आपको मैं लीगल मेथड से इसको सॉल्व करने के लिए कहूँ ना, तो करीबन आधे पौने पेज का मेथड है। आप 2 स्टेप में इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, ज़रा गौर से देखें भाई। पॉइंट आपके पास मौजूद है, स्लोप भी मौजूद है। सर कहाँ है स्लोप? ये रहा ना बेटा स्लोप। इसका जब हम स्लोप फाइंड करेंगे तो कितना आएगा? -2/3। तो पैरेलल लाइन के स्लोप्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो उस लाइन का स्लोप भी क्या हुआ? -2/3। अब मैं पहले रफ वर्क सिखा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे आप स्टेप्स कैसे स्किप करेंगे। भाई वो होता है y - y1, y - y1 का मतलब y + 4। फिर होता है m का मतलब है -2/3। फिर है x - x1। ठीक है ना। इस स्टेप को मजीद आप आगे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 3y + 4 = -2 और
x1 की वैल्यू है 3। तो बेटा आपको ये 1, ये 2, ये 3 स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये काम करेंगे। आपको पता है 3y, ये हो जाएगा बेटा 3y, 3 4 12 इज इक्वल्स टू, फिर ये -2x + 6, -2x + 6 और x की टर्म घुमा ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x + 3y, 12 - 6 + 6 इज इक्वल टू 0 आंसर। अब फिर से वही सवाल जहन में उठेगा, सर आपने तो यहाँ पर रफली सॉल्व कर दिया, तो आपने बहुत जल्दी से लिख दिया है, हम कैसे करेंगे? तो मेरे बच्चे आप खुद से भी कर सकते हैं, करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ज़रा जल्दी से देखें हुआ क्या। भाई मुझे पता है y - y1 करना है मैंने, यानी मेरे पास y ने माइनस का ये ब्रैकेट पहले से जहन में होना चाहिए कि y + 4 है, और आपको स्लोप पता है, स्लोप के अपॉन में 3 है, जो कि वहाँ जाकर क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो वहाँ जाकर किससे मल्टीप्लाई होगा? y + 4 से ना, तो 3 को आप y + 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये हो जाएगा 3y + 12 और ये हो जाएगा बेटे -2x + 6। तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास एक और लाइन है, जल्दी से देखते हैं इसका कैसे करेंगे। भाई पॉइंट है 2 और 3, मैं पहले यहाँ रफ में लिख रहा हूँ 2 और 3 ताकि आपको दिखने में वाजे हो जाए, और इक्वेशन है 3x - 4y + 5। अब आप देखिएगा मैं इनमें से कोई भी स्टेप्स नहीं करूँगा और टाइम आपके पास चल रहा है, आप देखिएगा यूँ आसानी के साथ हम काम कर लेंगे। जब मैं इसका स्लोप फाइंड करूँगा तो आएगा 3/4, इसका मतलब 4 वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होना है, ठीक है, 4 वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा y - 3 से, तो ये हो जाएगा 4y - 12 इज इक्वल्स टू, और फिर हमारे पास क्या काम हो रहा है, हम ये जानते हैं x - 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 6। अब ज़रा गौर से देखें, मैं यहाँ दोबारा से लिखता हूँ, यही सारी स्टेप्स लिख रहा हूँ, देखिएगा यही बन जाएगा। देखें बेटा, ये होता है y - y1, ठीक है, फिर होता है m की जगह पर हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 3/4 और x - x1, x1 का मतलब क्या है भाई 2, ये 4 वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 4y - 12 3x - 6। क्या मैंने यही लिखा हुआ है? यस सर। x पॉजिटिव है, आप इस y को वहाँ ले जाएं, ये हो जाएगा बेटा 3x - 4y - 6 + 12 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। होपफुली आप लोगों को यहाँ तक की मेरी बात बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी कि बेटा मैंने आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश की है। ये हो गया हमारा MCQs नंबर 12 तक का मामला। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भाई ज़रा और आपके पास किस किस तरीके के MCQs हैं। अच्छा, यही जो काम हमने पैरेलल में किया है, यही काम हमारे पास कहाँ मौजूद हो सकता है भाई? परपेंडिकुलर के लिए भी हो सकता है। तो परपेंडिकुलर के लिए होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है? आपको मालूम है भाई स्लोप कैसे फाइंड करना है, इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है, ज़रा ध्यान से देखते हैं। कह रहे हैं अब जल्दी जल्दी से भाई स्पीड से देखेंगे ताकि बेटे आप लोगों को कम टाइम में ज़्यादा चीज़ बता सकूँ। भाई पॉइंट है 4 5 और इक्वेशन है ये हमारे पास। इसका स्लोप जब हम फाइंड करेंगे तो स्लोप यहाँ पर होल्ड पे रख लेते हैं, स्लोप है इसका भाई 3/2, तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या आएगा? -2/3, और फिर से वही पॉइंट मौजूद है। तो पहले एक स्टेप करवा के दिखा देते हैं, y - y1 इज इक्वल्स टू m, m का मतलब -2 यही रहेगा, ये 3 में ना, ये वहाँ जाकर इससे क्या होगा? मल्टीप्लाई mx - x1, x माइनस x1 का मतलब क्या है? 4। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3y - 15 इज इक्वल टू -2x + 8, ये दोनों टर्म वहाँ चली जाएंगी, 2x - 3y - 23 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि लाइंस पैरेलल हों या लाइंस परपेंडिकुलर हों, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए पैरेलल के बराबर होते हैं स्लोप, परपेंडिकुलर के स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये वाला काम आप खुद करेंगे 14 वाला, हम 15 वाले की बात करते हैं। फिर से एक पॉइंट है और वो पॉइंट है -1 और 2, और फिर अब एक इक्वेशन नहीं है हमारे पास, अब एक इक्वेशन नहीं है हमारे पास, 2 अदद और पॉइंट्स हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सर यहाँ तो इक्वेशन होती थी तो हम स्लोप निकाल लेते थे, तो अभी क्या हुआ भाई? इक्वेशन नहीं है तो क्या हुआ? ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा क्या हमने? y2 - y1 x2 - x1। यहाँ से इसका स्लोप निकालेंगे और आपके पास परपेंडिकुलर हो या पैरेलल उसका स्लोप निकल आएगा। तो हम m1 का स्लोप फाइंड करते हैं। y2 - y1 का मतलब -5 - 7 यानी -12, x2 - x1 का मतलब 6 + 1 यानी कि 5। तो m2 का स्लोप भी कितना आएगा? -12/5। स्लोप आ गया, ये रहा आपके पास पॉइंट, यही वाली फॉर्मूला, यही वाली कंडीशन आपने यहाँ पर अप्लाई कर लेनी है। तो ये हम कहाँ तक पहुँच गए? MCQ नंबर 15। अब ज़रा इसी पर देखें, एक और MCQ लिखा हुआ है 16 वाला। क्या करें कि भाई एक ऐसी लाइन है जो इन दोनों, अच्छा फिर से देखें 2 पॉइंट्स हैं, तो आप इसके ऊपर भी दोबारा से क्या करेंगे? यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, y2 - y1 x2 - x1, यहाँ से m1 आएगा और फिर m2 कैसे आएगा? फॉर एग्जाम्पल m1 की वैल्यू आई 2/5, तो m2 क्या आएगा?
-5/2, क्योंकि परपेंडिकुलर है, नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे। और ये जो पॉइंट हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, इसकी मदद से जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे y - y1 = mx - x1, तो हमारा काम हल हो जाएगा। मज़ीद देखते हैं 2, 3, 4 MCQs हमसे और क्या कहा जा रहा है। देखें भाई, कह रहे हैं फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। अच्छा जी, ये है एक इम्पॉर्टेंट चीज़। अब 2 पॉइंट होते हैं ना, यानी सॉरी 2 इक्वेशंस होती है ना, तो काम करना बहुत आसान हो जाता है। मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों से क्या बात कर रहा हूँ भाई। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एक सवाल मैट्रिसेस में, 2x + 4y = 10, 4x - 2y = 20। ठीक है, अगर आपको याद आ रहा हो तो इसका आंसर हमारे पास आया था बेटा 5 और 0। मैंने कहा था आप इसको होल्ड पे रखेंगे, 2 4 4 - 2 और 10 20, और ये जो सेंट्रल वैल्यू होगी इसको फिक्स कर देंगे। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करते थे। x की वैल्यू कैसे फाइंड करते थे? AD - BC। AD का मतलब 4 20s are 80, 10 2s are 20, 80 + 20 that is 100, डिवाइडेड बाय 4 4s are 16, 2 2s are 4, 16 + 4 that is 20। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 5। और फिर उस x की वैल्यू को यहाँ उठाकर पुट कर देंगे तो हमारे पास y भी आ जाएगा। तो 2 5 हो जाएगा 10 + 4y = 10। 10 से 10 कैंसिल, ये 4 0 से डिवाइड होकर y भी क्या आ गया? 0। इसका मतलब ये है कि मैंने आपको 2 लाइंस के पेयर के दरमियान हम उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ था। लेकिन अगर 3 इक्वेशंस आएंगी तो क्या करेंगे? गौर से पहले देखेंगे उन 3 इक्वेशन में बोल क्या रहे हैं। कह रहे हैं फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंसी। कोई भी 3 लाइंस अगर आपस में कॉन्क्यूरेंट हैं, कोई भी 3 लाइंस अगर आपस में कॉन्करेंट हैं, तो आप ये जानते हैं वो लाइंस आपस में कॉन्करेंट तब होंगी बेटा जब A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3, यानी इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? 0। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो यकीनी तौर पर हमारी लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी बेटा? कॉन्करेंट हो जाएंगी। और अगर आपस में लाइन कॉन्करेंट हैं तो बहुत आसानी से हम काम कर लेंगे। अगर कोई लाइंस वाकई में कॉन्करेंट हैं तो फिर आपने करना है क्या है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी के लिए? भाई पहली और ये दूसरी इक्वेशन उठाकर इस मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा। जब आप इस मेथड से सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी आ जाएगा। अदरवाइज आप चाहते नहीं सर मैं तीनों ही लाइन से मिलाकर वही काम करूं जो यहाँ पर मैंने किया है, तो बेटे मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी का, जिस पर हम आज के लेक्चर को रोक लेंगे। फिर इंशाल्लाह MCQ नंबर 18 से हम आगे चलेंगे, या मैं 18 19 आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है B1 C2 - B2 C1 अपॉन A1 B2 - A2 B1। फिर ये x की वैल्यू हो गई। जब हम y में जाते हैं तो बेटा वो होता है C1 A2 - C2 A1 डिवाइडेड बाय, और होता है बेटा A1 B2 माइनस का A2 B1। साइंस और पोजीशन ज़रा चेक कर लीजिएगा कि भाई मैंने बिल्कुल दुरुस्त लिख दी हैं। ये हमारे पास क्या होता है, अगर आपको ये काम, ये वाला काम ऐसे पसंद नहीं है 3 इक्वेशंस में से 2 इक्वेशन काम करके, तो बेटा आप ये करें, यह है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। तो आप इनकी वैल्यूज़ को उठाकर क्या करेंगे? पुट करेंगे। और आपने MCQ नंबर 18 में क्या करना है? ठीक है ना भाई? 18 और 19 दोनों में कह रहे हैं लाइंस कॉन्करेंट हैं, तो मैंने आपको बताया भाई ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे, 3/3 का डिटर्मिनेंट बनेगा। उसको किसके इक्वल लेंगे? 0। इसमें एक वेरिएबल k का नोन है, आप इसका 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। आप इसको ट्राई कीजिएगा। अदरवाइज बेटा हम अपना अगला लेक्चर यहीं से स्टार्ट करेंगे MCQ नंबर 18 से कि आप k की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। टिल देन जितनी टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ाए हैं, जितने MCQs पढ़ाएं, जो ट्रिक्स टेक्निक्स आपको सिखाई हैं बेटा उसकी प्रैक्टिस करते रहें। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे मेरे वालिदैन को अपनी खास दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।